नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। एक बार फिर से आपके सामने बड़ी खबरों के साथ मौजूद है, जहां पर आपको बताएंगे किसानों के आंदोलन ने जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को संकट में डाल दिया। और इसी के साथ में आपको बताते चलेंगे बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से चला है मास्टर स्ट्रोक, जिसके बाद एनडीए गठबंधन की ओर से उतारे गए उम्मीदवार के खिलाफ एलजेपी के समर्थित उम्मीदवार यानी रामविलास पासवान की पत्नी को उम्मीदवार बनाकर उतारने की बड़ी तैयारी चल रही है। दोस्तों क्या कुछ है पूरी खबर, सभी खबरों पर आपको लेकर चलेंगे, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं और कृषि कानून को वापस लेने के लिए मोदी सरकार से कहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कृषि कानून के साथ साथ किन किन मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार मोदी सरकार से आपकी नाराजगी है, कमेंट बॉक्स में लिखेगा जरूर। इसी के साथ में तेजस्वी यादव के द्वारा राज्यसभा के चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने या फिर किसी उम्मीदवार को समर्थन देने के उनके कदम के बारे में आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में लिखेगा जरूर। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर आपको बता दे बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने चला है मास्टर स्ट्रोक, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल ने चिराग पासवान से कहा कि रीना पासवान को खड़ा करिए, राज्यसभा के चुनाव में उनको उम्मीदवार बनाइए, हम आपका समर्थन करेंगे और बिना शर्त समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव के बाद अब ये जानकारी सामने आई है, जहां पर राज्यसभा की एक सीट रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारा है। बीजेपी की ओर से सुशील मोदी को राज्यसभा के लिए चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर दूसरी ओर आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तैयारी कर ली है, जहाँ पर एलजेपी से कहा जा रहा है कि आप अपनी तरफ से रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को उम्मीदवार बनाइए, राष्ट्रीय जनता दल आपका बिना शर्त समर्थन करेगी। आपको बता दें कि एक तरह से ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जहां पर एलजेपी को फैसला लेना है कि उनको रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को चुनाव लड़वाना है या नहीं लड़वाना है। लेकिन एक बात तय है कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से उपचुनाव में भी एनडीए गठबंधन और बीजेपी से टक्कर लेने को तैयार है। ऐसे में दोस्तों इस पूरे कदम को लेकर आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर आपको बता दे 10,000 से ज्यादा किसानों पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि देश भर के किसान लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, जहां पर हरियाणा उत्तराखंड से लेकर उत्तर भारत के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और ऐसे में हरियाणा पंजाब के किसान खासकर दिल्ली के अंदर अपना डेरा डाले हुए हैं। आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट है, जहां पर किसानों को जगह जगह रोकने की कोशिश की गई। हालांकि बाद में किसानों को दिल्ली में जाने की इजाजत दी गई है। बावजूद इसके कई ऐसे राज्य हैं जहां से किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और उनको रास्ते में रोका गया है या फिर इजाजत दी गई है तो बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली में घुसने की इजाजत दी गई है। आपको बताते चले कि देश भर के किसानों ने इस कृषि कानून को लेकर अपना विरोध जताया है और ये मामला यहीं पर नहीं रुका। दरअसल कृषि कानून के विरोध में अब हरियाणा के कर्मचारियों और पेंशन कर्मियों ने भी अपना समर्थन आंदोलित किसानों को दिया है। उनकी ओर से कहा गया कि हम आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन देते हैं और पूरे के पूरे कर्मचारियों ने अपना समर्थन देकर ये बात स्पष्ट कर दी है कि उनके भी अहम मुद्दे हैं जो सरकार मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे में जिस तरह से किसानों की एकता देखने को मिली है, किसानों के द्वारा जिस तरह से एकजुट होकर मोदी सरकार के सामने अपनी मांगे रखी गई है, उसके बाद कई और क्षेत्रों के लोग भी अपनी अपनी मांगों को लेकर इस पूरे प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर किसानों के बढ़ते आंदोलन को देखते हुए मोदी सरकार झुक गई है। अमित शाह ने किसानों से कहा है कि वह दिल्ली में प्रदर्शन करते रहे और 3 तारीख को यानी 3 दिसंबर को सरकार उनसे बात करेगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार 3 दिसंबर तक का इंतजार क्यों करा रही है, जबकि इतना ज्यादा अहम मामला है तो इसको जल्दी क्यों नहीं सुना जा सकता। और इसी के साथ में दूसरा सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि बीजेपी के समर्थित लोग ही या फिर बीजेपी की विचारधारा से इत्तेफाक रखने वाले ज्यादातर लोग आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों को कहीं खालिस्तानी बता रहे हैं तो कहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोपेगेंडा ऐसा चल रहा है जैसा इससे पहले के आंदोलन को लेकर भी चला गया था, जहां पर आंदोलन की विश्वसनीयता को सवाल खड़ा करके कैसे भी आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन ये बड़ी अपडेट आ रही थी जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। इसी के साथ आपको बताते चले कि किसानों के ऊपर FIR का मामला भी सामने आया है, जहां पर 10,000 किसानों पर पुलिस ने दर्ज की है FIR। दिल्ली कूच करते वक्त हटाए गए बैरिकेड्स के मामले को लेकर ये कार्रवाई की गई है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि बिहार के अंदर चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को अब अगले चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कह दिया कि ज्यादा दिन तक सरकार नहीं चलेगी और प्रदेश के अंदर किसी भी वक्त चुनाव हो सकते हैं और इसीलिए प्रदेश के कार्यकर्ताओं को हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन के पास अब ऐसा बहुमत नहीं है जो 5 साल सरकार चलाने को लेकर आश्वासन दिया जा सके, क्योंकि केवल 4-5 विधायकों का खेल है और इसीलिए चिराग पासवान ने इंडिकेशन दे दिया है, संकेत दे दिया है कि ज्यादा दिन सरकार नहीं भी चल सकती है। इसीलिए इसकी तैयारी कार्यकर्ताओं को करनी जरूरी है। और एक और जानकारी की माने दोस्तों तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में एक बार फिर से तनातनी देखने को मिली है, जहां पर कृषि कानून के खिलाफ हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली चलो अभियान को रोक
रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने जो कार्रवाई की उसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी नाराज नजर आए, जहां पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से बात नहीं करेंगे जब तक हरियाणा की पुलिस द्वारा किए गए किसानों पर गलत बल प्रयोग को लेकर माफी नहीं मांगती है। आपको बता दें कि उन्होंने मीडिया से इंटरव्यू के दौरान ये बात कही और स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से किसानों के दिल्ली कूच को रोका जाए और हरियाणा के मुख्यमंत्री का ऐसा कोई अधिकार नहीं बनता है कि वह किसानों को दिल्ली जाने से रोके। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि मनोहर लाल खट्टर जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनका फोन नहीं उठाएंगे और न उनसे कोई बात करेंगे। एक और जानकारी की माने तो दोस्तों समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर 40 से ज्यादा ग्राम प्रधानों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। आपको बता दें कि अलीगढ़ से ये बड़ी जानकारी आई है, जहां पर प्रधान संगठन के अध्यक्ष अर्जुन सिंह उर्फ भोलू समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे थे और उनके साथ में तकरीबन 40 ग्राम प्रधानों ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। और विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ये बड़ी खबर आ रही थी। उत्तर प्रदेश से रुक करते एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसान सड़क पर आ गए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी तस्वीर ट्वीट करते हुए किसानों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार और मोदी सरकार को अपने निशाने पर लिया है। एक और जानकारी की माने तो चुनावी सभा में सीएम नीतीश कुमार पर प्याज फेंकने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने हाल ही में संपन्न बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान मधुबनी जिले के अंदर हरलाखी क्षेत्र में गंगौर की चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आलू और प्याज फेंका था, जिसके बाद सभी पार्टियों ने इसको लेकर कहा था कि ये गलत तरीका है प्रदर्शन करने का। वहीं पर दूसरी ओर अब जो कार्रवाई हो रही है इतने दिन के बाद उसको लेकर भी सवाल खड़े होने चाहिए। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो सीएम नीतीश कुमार ने मानी चिराग पासवान की बात, कहा विधायकों को कहा कि जहां भी 7 निश्चय योजना के अंदर गड़बड़ियां पाई गई हैं आपको बताइए, आप हमको बताइए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। यानी इससे पहले चिराग पासवान और तेजस्वी यादव स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि 7 निश्चय योजना जो है यह भ्रष्टाचार का एक पुलिंदा है जिसे सरकार विकास बता रही है। और ऐसे में नीतीश कुमार को भी शायद अब समझ में आ गया है कि भ्रष्टाचार को लेकर जनता में काफी आक्रोश है। और एक और अपडेट की माने तो मुंबई के अंदर एक बड़ा ऐलान हुआ है, जहां पर मुंबई में शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी साथ मिलकर आगे आने वाले सारे चुनाव लड़ेगी। उद्धव ठाकरे ने ये ऐलान स्पष्ट तौर पर कर दिया है। यानी जो बीजेपी सोच रही होगी कि गठबंधन टूट जाए, सरकार बना ले, लेकिन ऐसा होता हुआ संभव दिखाई नहीं दे रहा है। 1 साल बीत चुके हैं महाविकास अघाड़ी सरकार को और टस से मस सरकार नहीं हुई है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सरकारें चलाई जा रही है। और सीधे तौर पर ये बड़ा संकेत कांग्रेस शासित शासन के लिए भी है, जो कई बार बढ़ती हुई नजर आती है और कई बार होटलों में रखना पड़ता है विधायकों को। लेकिन महाराष्ट्र में पिछले 1 साल के अंदर एक बार भी रिजॉर्ट का कोई खेल नहीं हुआ है और न ही कहीं होटल में किसी विधायक को ले जाया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि एक मजबूत गठबंधन पूरे 1 साल में चला है। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वह 5 साल पूरा सरकार चलाएंगे और आगे आने वाले चुनावों के अंदर भी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी एक साथ मिलकर सरकार चला सकती है और इसी के साथ में एक साथ चुनाव लड़ेगी। एक और अपडेट की माने तो हाथी छोड़कर साइकिल पर सवार हुए कई विधायक और सांसद। समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को तगड़ा झटका दिया है, जहां पर बसपा से सपा में शामिल हुए कुछ विधायक और सांसद। समाजवादी पार्टी ने बसपा में सेंध लगाते हुए 4 पूर्व विधायक और 2 पूर्व सांसद को पार्टी में शामिल कराया है। इन नेताओं को अलीगढ़ से पूर्व विधायक जमीर उल्ला और पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। यानी समाजवादी पार्टी की ओर से एक रणनीति बनाई गई है, जिसके तहत जितने भी पूर्व सांसद या पूर्व विधायक हैं उन सभी को अपने साथ में लाकर एक मजबूत कैंडिडेट तैयार करे, जो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर आसानी से बड़ी जीत हासिल कर पाए। यानी संगठन के तौर पर विस्तार पर भी ध्यान दिया जा रहा है और इसी के साथ में मजबूत उम्मीदवार सभी सीट पर ढूंढने को लेकर समाजवादी पार्टी ने ये बड़े कदम और तकरीबन 1.5 साल पहले से ये कदम उठाए हैं। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से इस तरह की बड़ी रणनीति अपनाई जा रही है। एक और अपडेट की तरफ रुख करते हैं, जहां पर राजस्थान में विधायकों को खरीद फरोख्त का मामला गरमाया। कांग्रेस पार्टी नेता बोले, कहा 2 विधायकों को तो 10-10 करोड़ रुपए दे दिया गया था। राजस्थान के विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला एक बार फिर से गरमा गया है। इस मुद्दे पर प्रदेश के अंदर राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक महेंद्र मालवीय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मुद्दा गरमा भी गया है, क्योंकि वीडियो के अंदर मालवीय को पंचायत चुनाव अभियान के दौरान एक सभा में ये कहते हुए दिखाया गया है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायकों ने करीब 6 माह पूर्व अशोक गहलोत सरकार पर आए सियासी संकट के समय में 5-5 करोड़ रुपए लिए थे। यानी ये आरोप उनकी ओर से लगाया गया है। और एक और अपडेट की तरफ करते हैं, जहां पर किसानों, बेरोजगारों, युवाओं के लिए अध्यादेश नहीं लेकर आती सरकार। लव जिहाद के खिलाफ कानून पर बोले अखिलेश यादव। यदि उत्तर प्रदेश के अंदर आज से महज शादी के लिए अगर लड़की का धर्म बदला गया तो ऐसी शादी अमान्य घोषित हो जाएगी। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन कराने वाले को 10 साल तक जेल में भेजा जा सकता है। इसी के साथ में 15,000 रुपए जुर्माने की भी प्रावधान रखा गया है। और इसी पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की ओर से ये ट्वीट सामने आया है, जहां पर उन्होंने सरकार से पूछा है कि
किसानों बेरोजगारों को लेकर सरकार अध्यादेश क्यों नहीं लेकर आती है। बेरोजगार युवा लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं, उनको रोजगार देने के लिए कोई अध्यादेश सरकार लेकर नहीं आती है। और एक और अपडेट की तरफ करते हैं, जहां पर जेडीयू में शामिल होंगे क्या आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ये जो कयास चल रहे हैं, जो अटकलेबाजी चल रही है, पूरी तरह से बेबुनियाद है। उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। वह राष्ट्रीय जनता दल में भी अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। और एक और अपडेट की माने तो ऐसे सुधरेगा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर क्या। नीतीश कुमार ने एक बैठक में 15 साल पुराने फरमानों को एक बार फिर से दोहराया है। आपको बता दें कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था की खस्ता हालत को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने असेंबली चुनाव के अंदर मुद्दा बनाया था, और अभी ये मुद्दा एक बार फिर से सतह पर आ गया है, जहां पर नीतीश कुमार ने बैठक के दौरान 15 साल पुराने फरमान को एक बार फिर से दोहराया और कहा कि कानून व्यवस्था को ठीक करिए। यानी आप समझ सकते हैं नीतीश सरकार में किस तरह के हालात बन गए हैं। 15 साल पुराने कानून व्यवस्था को लेकर दिए गए फरमान जैसे एक बार फिर से फरमान सुनाने पड़ रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, कहा अर्नब गोस्वामी और कंगना रनावत की राय से हम समर्थन नहीं करते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से अर्नब गोस्वामी और कंगना रनावत के लिए दुनिया ने देखा था, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने अब कहा है कि अर्नब गोस्वामी और कंगना रनावत की राय से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जब इनको लगाए देवेंद्र फडणवीस को कि अब बीजेपी को नुकसान हो रहा है, उसके बाद उनकी ओर से ये टिप्पणी सामने आया है। यानी इससे पहले कंगना रनावत को वाई सिक्योरिटी देकर महाराष्ट्र में भेजा गया था, लेकिन अब बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं कि अभी अर्नब गोस्वामी और कंगना रनावत के राय से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं और इसका समर्थन भी नहीं करते हैं। एक और जानकारी की माने तो किसानों के समर्थन में देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान पुतला भी फूका है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से किसानों को समर्थन अपना दिया है। और एक और अपडेट की माने तो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और कई बीजेपी के केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और ऐसे में बीजेपी के नेताओं का सीधा हमला असरुद्दीन ओवैसी पर है। आपको बता दें कि हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव में इस तरह से बीजेपी का एक्टिव होना कई सवाल खड़े करता है कि क्या नगर निगम के चुनाव में भी इस तरह से बड़े बड़े लोगों का चुनाव प्रचार करना जरूरी है, खासकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि देश के मंत्रियों का, जिनके समय की इतनी कीमत होती है और उनको सरकारी काम करने पड़ते हैं। और ऐसे में इस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार नगर निगम में करना कितना उचित है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी की माने तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो बड़ी जानकारी है वो ये कि शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ छोड़ा है, परिवहन मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी भी पार्टी के विधायक बने हुए हैं। और ऐसे में उन्होंने स्पष्ट तौर पर अभी कोई कदम बीजेपी के साथ जाने का नहीं उठाया है। एक और जानकारी की माने तो किसान आंदोलन का समर्थन अम्बेडकर ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार किसानों से लड़ेगी तो पिटेगी। इसी के साथ उन्होंने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसानों का समर्थन किया है और उनके एमएसपी के मांग का समर्थन किया है। एक और अपडेट की तरफ रुख करते हैं, जहां पर बंगाल को हथियाने की बजाय बकाया रुपया देने की कोशिश केंद्र सरकार को करनी चाहिए। ये बयान डेरेक ओब्रायन की ओर से आया है, जो टीएमसी के बड़े नेता हैं। एक और अपडेट की माने तो अहमद पटेल के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल को दी है बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। एक और अपडेट की माने तो किसानों के समर्थन में देहरादून में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अहमद पटेल के निधन को लेकर भावुक श्रद्धांजलि दी है। उनको पार्टी का एक बड़ा नेता और पार्टी में अहम भूमिका निभाने को लेकर उन्होंने याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है अहमद पटेल को। एक और अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस और केजरीवाल ने हजारों किसानों को भड़काकर दिल्ली बुलाया है। और एक और अपडेट की माने तो गाजीपुर बॉर्डर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर भी किसानों ने अब पंजाब के किसानों का समर्थन देने की बात कही है और दिल्ली जाने से मना कर दिया है, क्योंकि सरकार की ओर से बिना ट्रैक्टर के दिल्ली जाने को कहा गया था, जिस पर किसानों ने कहा कि हम बिना ट्रैक्टर के नहीं जाएंगे और उत्तर प्रदेश दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन करेंगे। एक और अपडेट की माने तो किसान आंदोलन करीब 3000 ट्रैक्टरों के साथ पहिया कई राज्यों में थम चुका है और तकरीबन फल सब्जी को लेकर भी और दूध को लेकर भी, सप्लाई को लेकर भी कई सारी समस्याएं सामने आ रही है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जो रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।